आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ मैं स्वागत करता हूं, जो कि है रेस्पिरेटरी डिजीज में से ट्यूबरक्लोसिस। देखो, ये जो डिजीज है आपने बहुत जगह ये क्वेश्चंस पढ़े जाते हैं, इससे क्वेश्चंस आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली भी, और एग्जाम्स के अंदर जो आते हैं गवर्नमेंट के अंदर, तो उसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर क्या डिजीज कंडीशन होती है, व्हाट आर द साइन सिम्टम्स एंड व्हाट इज इट्स मैनेजमेंट, ऑल वी विल डिस्कस इन आवर टुडेस क्लास। आई होप यू वॉच दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द tuberculosis and how it can be managed. So first drug which is generally used, और फर्स्ट जो इसका पॉजिटिव एजेंट होता है दैट इज, यानी कि इसके इंट्रोडक्शन के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये क्या चीज होती है। तो सर इट इज पॉजिटिव एजेंट इज किसकी वजह से होता है सर? इट इज मेनली ड्यू टू द मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से होता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया होता है। ठीक है, इट इज ए बैक्टीरिया। और कैसा बैक्टीरिया होता है सर? ये एरोबिक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, बहुत कम बैक्टीरिया मिलते हैं जो एरोबिक कंडीशंस के अंदर काम करते हैं। सेकंड थिंग, एरोबिक बैक्टीरिया होता है एसिड फास्ट बेसिलाई होती है। ठीक है, एसिड फास्ट बेसिलाई होती है। और इसके अलावा और क्या होता है इससे रिलेटेड? प्लस में सर ये क्या करती है? रोड शेप की होती है। ठीक है, करती कुछ नहीं है, ये रोड शेप का होता है। और क्या? और सेल वॉल होती है, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, मायोटिक के द्वारा इसकी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्यूबरकुलोसिस। पॉजिटिव एजेंट मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई होती है, एरोबिक बैक्टीरिया होता है, एसिड फास्ट बेसिलाई होती है। क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं कि पॉजिटिव एजेंट ट्यूबरकुलोसिस का क्या? मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई होता है। देन इसके अलावा क्या होता है सर? एरोबिक बैक्टीरिया होता है, ये भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एसिड फास्ट बेसिलाई होती है, कम्युनिकेबल डिजीज होती है। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज होती है। और किसके द्वारा किसको अफेक्ट करती है सर? लंग्स को अफेक्ट करती है। ठीक है, ये सारा सब कुछ होता है। ट्यूबरकुलोसिस खाली सिर्फ लंग्स में नहीं होती है, ट्यूबरकुलोसिस बहुत जगह हो सकती है, जैसे स्पाइनल कोड हो गई, पोर्ट स्पाइन कहते हैं उसको, या फिर इंटेस्टाइन के अंदर होगी। इलियम पार्ट सबसे ज्यादा अफेक्टेड होती है, याद रखना। अगर इंटेस्टाइन के अंदर होती है तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर, फीमेल के अंदर हो सकती है। ठीक है, और बाकी इसके अलावा इसके अंदर किडनी के अंदर भी हो सकती है समटाइम्स, और बाकी इसके अलावा उसके अंदर ब्रेन के अंदर मैक्सिमम हो सकती है। तो ये सारा सब कुछ कहीं भी हो सकती है। लेकिन जो बीसीजी की वैक्सीनेशन दी जाती है ना, जो जन्म पे दी जाती है, एट द बर्थ दी जाती है, तो वो जो वैक्सीन होती है वो मेनली एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के लिए दी जाती है। यानी कि जो ये अपने लंग्स के अंदर टीबी हो रही है, इसको तो खाली अपन बस प्रिवेंट किया जा सकता है, लेकिन जो वैक्सीनेशन होती है इसके अलावा जितनी भी टीबी होती है उसको प्रिवेंट करवाने के लिए वो वैक्सीन दी जाती है। तो ये डिजीज तो होगी ही अगर आप किसी टीबी वाले पेशेंट के पास में जाओगे और उसके कॉन्टैक्ट में आओगे, या फिर जो इसके रिस्क फैक्टर्स होता है वो अगर डिजीज कंडीशन अगर आप काम कर रहे हो या प्रोन हो तो वो हो सकती है। तो सबसे पहले भी ये होगी इसके सर इंट्रोडक्शन के बारे में। अब इसकी डेफिनेशन बता देता हूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द टीबी। तो देखो इसकी डेफिनेशन, इट इज द communicable disease। ठीक है, इट इज अ communicable disease। ठीक है, इन विच, देखो, communicable disease ड्यू टू द किसकी वजह से सर? ड्यू टू द मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ठीक है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। और बाकी इसके अलावा वी ऑफ द लंग्स। ठीक है, विच इन विच क्या अफेक्ट होता है? ग्रैनुलोमेटस इन्फेक्शन अक्कर होता है। ठीक है, ग्रैनुलोमेटस इन्फेक्शन अक्कर। ठीक है, यानी कि ग्रैनुलोमा बन जाता है, ग्रैनुलोमेटस इन्फेक्शन होता है। बहुत कम डिजीज होती है जिसके अंदर ग्रैनुलस होता है, जैसे साइफिलिस हो गई उसके अंदर भी हो गया, लेप्रोसी हो गया उसके अंदर भी ग्रैनुलस बनते हैं। दीज आर द ग्रैनुलोमेटस डिजीज, जिसके अंदर टीबी भी एक आती है जो इसके अंदर इन्फेक्शन होता है। कम्युनिकेबल डिजीज होती है, लंग्स को अफेक्ट करती है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से होती है, और ग्रैनुलोमेटस इन्फेक्शन होता है। देन उसके बाद होता है सर इसके बारे में इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एजेंट तो मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, बाकी इसके अलावा रिस्क फैक्टर होते हैं कि अगर ये सारी चीजें होंगी तो इसके अंदर ये सब कुछ हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स के अंदर सबसे पहले अपने पास में आता है दैट इज रिस्क फैक्टर्स। क्या होता है? व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ द क्या? ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के सर रिस्क फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं, किस किस कारणों की वजह से हो सकता है? तो सबसे पहले तो स्टेइंग विद द पेशेंट। ठीक है, यानी कि उसी पेशेंट के साथ में स्टेइंग करना, स्टेइंग विद द टीबी पेशेंट, यानी कि टीबी पेशेंट के साथ में स्टे करना, तो उसी कारण की वजह से सबसे
मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर होता है। देन इसके अलावा सर लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है, लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, अगर सही ढंग से इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है, प्रॉपर तरीके से हाइजीन वगैरह नहीं है, आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर गंदगी रहती है, तो वो भी पेशेंट को प्रोन बना देती है, आदमी को प्रोन बना देती है, किससे, टीबी के होने की वजह से। तो थर्ड वन भी चीज, अगर क्या होता है कि अगर देखो, अगर एक तो लो सोशल कंडीशन हो सकती है, बाकी इसके अलावा सर इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी कि अगर किसी की इम्यूनिटी कम है तो कॉम्प्रोमाइज्ड, अगर किसी की इम्यूनिटी कमजोर है तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। फोर्थ वन भी चीज सर एज का फैक्टर पड़ जाता है, यानी कि अगर किसी पेशेंट एज ज्यादा छोटा है या ज्यादा बड़ा है, मैक्सिमम ओल्ड एज पेशेंट के अंदर पर्संस के अंदर मैक्सिमम चांसेस होते हैं किसके, इसके। बाकी इसके अलावा सर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, लो सोशल कंडीशन हो जाती है, और बाकी इसके अलावा खुद की ही इम्यूनिटी कमजोर हो रही है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, और बाकी इसके अलावा स्नीजिंग कफिंग के द्वारा हो सकता है, ठीक है, ये इसके रूट्स होते हैं, किस रूट के द्वारा ये ट्रांसमिशन करता है, तो स्नीजिंग हो गया, ठीक है, कफिंग हो गया, और बाकी इसके अलावा ड्रॉपलेट मेथड के द्वारा ये फैलता है। तो ये चीज आप लिख लेना और याद कर लेना। मैक्सिमम रिस्क फैक्टर्स ये होते हैं, मैक्सिमम पूछा जाता है लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ही आता है। देन उसके बाद में होता है अपने पास में इसकी पैथोफिजियोलॉजी, व्हाट इज द टीबी एंड व्हाट इज पैथोफिजियोलॉजी, यानी इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, कैसी होती है, मान के चलिए, ठीक है, पैथोलॉजी के अंदर सबसे पहले कि अगर कोई भी पर्सन है, ठीक है, उस पर्सन के अंदर ऐसे बोला जाता है कि हर दूसरे आदमी के अंदर क्या होता है, टीबी का बैक्टीरिया पाया जाता है, बस वो डोरमेंट स्टेज के अंदर है, सोया हुआ है, जगह नहीं है, ठीक है, ये बोला जाता है। एक नॉर्मल पर्सन है, उसके अंदर बैक्टीरिया है, ठीक है, किसका, अपने पास में मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई गया, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि अपनी जो इम्यून सेल्स होती है, फैगोसाइटोसिस होती है, वो काम करना शुरू करती है, ठीक है, फैगोसाइटोसिस होने लग जाती है, फिर ठीक है, फैगोसाइटोसिस होने लग जाती है, जिसके ऊपर जो अपनी इम्यून सेल्स होती है, ठीक है, इम्यून सेल्स होती है, वो जाएंगी और उस बैक्टीरिया को कवर कर लेंगी, ठीक है, कवर विद दैट बैक्टीरिया, ठीक है, कवर द बैक्टीरिया। अब वो बैक्टीरिया कवर कर लिया गया है, ठीक है, किसका, सर मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का। अब उसको कवर कर लिया है, तब उसके बाद में सर बैक्टीरिया प्लस में मास, ठीक है, प्लस में वो जो मास बनेगा, ठीक है, दैट इज नोन एज घोन बॉडी, घोन बॉडी कह सकते हैं, या फिर घोन कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, ठीक है, या फिर घोन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अब मान के चलिए ये घोन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसने कवर कर लिया है और वो उसके साथ में अटैच हो गया है, कैसियस होता है, ठीक है, कैसियस फाइब्रोसिस होने लग जाती है, धीरे धीरे टाइम टू टाइम उसके अंदर एकदम शेल फॉर्मेशन हो जाती है, एकदम गोल टाइप कैसे होने लग जाएगा और एकदम कवर कर लेगा उसको, शेल फॉर्मेशन हो जाएगी। देन उसके बाद में आफ्टर सम इयर्स जब कोई वही पेशेंट जब क्या होगा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होगा, ठीक है, यहाँ पे जो पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होगा, यानी कि उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी किसी भी डिजीज कंडीशन की वजह से, किसी भी एक्सटर्नल कारण की वजह से, जिसकी वजह से वो जो डोरमेंट स्टेज के अंदर बैक्टीरिया था वो अपने पास में वापस से रीएक्टिवेशन होगा, ठीक है, रीएक्टिवेशन होगा ऑफ दैट बैक्टीरिया एंड स्प्रेड इनटू आवर बॉडी, यानी कि स्प्रेड होगा किसके अंदर, लंग्स के अंदर भी एंड अपनी बॉडी के अंदर भी, ठीक है, लंग्स के अंदर निमोनिया वगैरह करवा देगा, ठीक है, निमोनिया वगैरह करवा देगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिजीज कंडीशन ऑफ द किसकी, टीबी की, कि भाई ऐसे ऐसे होती है, बैक्टीरिया एंट्री करेगा, मैक्रोफेजेस इसके ऊपर काम करेंगे और उसको सेल को कवर कर लेंगे और उसके बाद में वो घोन कॉम्प्लेक्स कराता है। आफ्टर सम ईयर जब उसकी पेशेंट की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है तो वो कैल्सिफाइड कैसियस जो नेक्रोसिस वाले जो पार्ट होता है वो स्प्रेड होता है, रीएक्टिवेशन होती है, डोरमेंट बैक्टीरिया वापस से पूरी बॉडी के अंदर, पूरी लंग्स के अंदर फैल जाएगा और टीबी कोज कर देगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी। अब इसके साइन सिम्पटम्स बता देता हूं आपको जल्दी से कि व्हाट आर द मेन साइन सिम्पटम्स ऑफ दिस डिजीज। तो जो इसके मेन साइन सिम्पटम्स होते हैं वो होते हैं, सबसे पहले क्या होगा, वेट लॉस होगा, ठीक है, वेट लॉस होगा यानी कि वजन कम हो जाएगा। देन उसके बाद में एनोरेक्सिया नर्वोसा हो जाएगा, एनोरेक्सिया नर्वोसा यानी कि भूख नहीं लगेगी। थर्ड वन की चीज नाइट डाइफोरेसिस यानी कि रात को बहुत ज्यादा पसीने आएंगे। वापिस इसके अलावा सर वीकनेस होने लग जाती है, ठीक है, ये तो कॉमन होती है, फटीगनेस हो जाती है, ठीक है, फटीगनेस होने लग जाती है, मलाइज हो सकती है, ठीक है, मितली सी आएगी। बाकी इसके अलावा क्या हो सकता है सर, ये सारा सब दोस्त हो ही रहा है। मेन जो इसका ट्राइड एक तो वेट लॉस होता है, नाइट फोरेसिस हो जाती है, वीकनेस होने लग जाती है, एनोरेक्सिया नर्वोसा हो जाता है। तो ये जो इसके मेन ट्राइड होते हैं जिसके अंदर ये साइन सिम्पटम्स के आते हैं। बाकी इसके अलावा सर डिफिकल्टी ब्रीथिंग यानी कि डिजनिया होने लग जाएगा, ठीक है, डिजनिया होने लग जाएगा।
शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथिंग होने लग जाएगी, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथिंग होने लग जाएगी। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ साइन सिम्टम्स दैट आर मेनली सीन इन टू द ट्यूबरक्लोसिस। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर हमेशा एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन तो आएगा। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर तो देख लेंगे कि वेट लॉस वगैरह तो नहीं हो रहा है, प्लस में बुक वगैरह हिस्ट्री वगैरह ले ली जाती है, प्लस में उसके अंदर डाइफोरेसिस वगैरह तो नहीं हो रहा है। ये सारा सब कुछ उसके अंदर साइन सिम्टम्स देखने के बाद में, हिस्ट्री कलेक्ट करने के बाद में, वेल सोशो इकोनॉमिक कंडीशन वगैरह तो नहीं है, गंदगी के अंदर नहीं रहता है, पर्सनल हाइजीन वगैरह क्या कुछ है वो सब कुछ लेने के बाद में बाकी फिर उसके बाद में सर सीबीसी की जा सकती है इसके अंदर, ठीक है, सीबीसी कर ली जाएगी, एक्सरे किया जाएगा चेस्ट का, ठीक है, एक्सरे के अंदर क्या आ सकता है सर, कैसियस टाइप की आने लग जाती है सर, ठीक है, और क्या हो सकता है सर, नेक्रोस पैचेस आने लग सकते हैं व्हाइट कलर के, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ पाया जा सकता है किसके अंदर, एक्सरे के अंदर, सीबीसी की जा सकती है। बाकी इसके अलावा सर स्पुटम कल्चर किया जा सकता है, ठीक है, स्पुटम कल्चर किया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन आता है मोनटेक्स टेस्ट, यानी कि मोनटेक्स टेस्ट, इसको प्रीमिक्विट टेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है, प्रीमिक्विट टेस्ट भी किया जाता है। जॉन प्रीमिक्विट ने इसकी खोज की थी उसकी वजह से। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है, इसके अंदर दो चीज चेक की जाती है, इंड्योरेंस चेक की जाती है और एरिथमिया चेक किया जाता है। तो इंड्योरेंस ज्यादा मैटर करती है, मान के चलिए 0.1 ml PPD प्रोटीन प्यूरिफाइड डेरिवेटिव लिया जाता है। ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, और ये क्या किया जाता है 0.1 PPD इंट्राडर्मल लगाया जाता है, फोरआर्म के ऊपर लगाया जाता है मेनली चेक करने के लिए। और देन उसके बाद में अगर 48 से 72 घंटे बाद में इसकी चेक किया जाता है। और ये सारे एक एक पॉइंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। 40 to 72 आवर्स पे किया जाता है। और बाकी अगर इसकी 1 से 5 तक mm तक जो उसकी साइज आएगा उसका एरिथमिया का, इंड्यूरेशन का, तो वो होगा क्या, नेगेटिव। अगर 5 से 9 आ रहा है तो ससेप्टेबल हो सकता है, ठीक है, कंफर्मेटिव नहीं है। और बाकी अगर 9 से या फिर 10 से ज्यादा आ रहा है ना, देन उसके बाद में पॉजिटिव है टीबी का। और ये रिसेंट टीबी को नहीं बताती है, ये प्रीवियस एपिसोड की टीबी को बताती है मेनली। और बाकी इसके अलावा जो कंफर्मेटिव का जो टेस्ट होता है दैट इज स्पुटम कल्चर के द्वारा कंफर्मेटिव पता चल सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में, मोनटेक्स टेस्ट के बारे में। मैनेजमेंट बता देता हूं इसका, मैनेजमेंट क्या होता है टीबी का, ठीक है। तो टीबी का मैनेजमेंट, ठीक है, तो सबसे पहले जो मैनेजमेंट होता है टीबी का, उसके अंदर ड्रग्स दी जाती है, एटीटी एंटी ट्यूबरकुलन ड्रग होती है, और डोज एंड डोज। डोज का मतलब होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, यानी कि डोज का मतलब जो इसके अंदर एटीटी दी जाती है। डोज इसलिए कहा जाता है कि जो पेशेंट ड्रग ले रहा है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर के अंदर ऑब्जर्वेशन ले, वो नोटिस करे कि हाँ पेशेंट ने ड्रग ले ली है, वो इसका मेन मतलब होता है डोज का। बाकी इसके अलावा एटीटी का कौन सी ड्रग्स आती है, जिस तो बच्चे ने इसकी एटीटी याद कर ली उसमें से उसके 2 नंबर हमेशा हर क्वेश्चन के अंदर, हर एग्जाम के अंदर कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो ड्रग आती है दैट इज रिफाम्सिन, ठीक है, रिफाम्सिन होती है, रैश याद कर लेना, ठीक है, तो रिफाम्सिन आती है। बाकी इसके अलावा पायरिनिमाजाइड आती है, ठीक है। द थर्ड वन विच इज आइसोनियाजाइड, ठीक है, आइसोनियाजाइड होती है। फोर्थ वन स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है, और इथाम्ब्यूटामोल होती है, इथाम्ब्यूटामोल, ठीक है। तो ये जो ड्रग होती है ये सारी दी जाती है, फर्स्ट लाइन ड्रग होती है ये, सेकंड लाइन ड्रग भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले रिफाम्सिन, रिफाम्सिन क्या करवा सकती है सर, जॉइंटस कोज करवा सकती है। इससे रिलेटेड में एक एक क्वेश्चन बहुत क्लियर करवा रहा हूं, जॉइंटस कोज करवा सकती है। ऑरेंज कलर का ये यूरिन कर देती है, ठीक है, ऑरेंज कलर का ये यूरिन कर देती है। बाकी इसके अलावा इससे रिलेटेड क्या होता है, रिफाम्सिन होती है, हाँ। और अगर ये ओसीपी के साथ मिली जाती है, यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, तो उनकी इफेक्टिवनेस को कम कर देती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिफाम्सिन। और हमेशा ये कितने दी जाती है सर, भूखे पेट ली जाती है, याद रखना, भूखे पेट टैबलेट ली जाती है हमेशा। और 300 mg की इसकी टैबलेट आती है, और बाकी इसके अलावा भूखे पेट ली जाती है। बाकी इसके अलावा पायरिनिमाजाइड होती है। पायरिनिमाजाइड का क्या होता है, पायरिनिमाजाइड के अंदर ये क्या करवा देती है सर, ये हिपैटोटॉक्सिक ड्रग होती है, ठीक है, हिपैटोटॉक्सिक ड्रग होती है। कौन सी, पायरिनिमाजाइड। बाकी आइसोनियाजाइड होती है, ये सर पेरिफेरल न्यूरोराइटिस करवा देती है, ठीक है, यानी कि जो पेरिफेरल के अंदर जो अपने पास में
नर्व पाई जाती है उसके अंदर करवा देती है, इसलिए इसको पाई B6 के साथ में दी जाती है, पायरिडॉक्सिन होती है। ये अभी एम्स बठिंडा के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था। प्लस में ये इसके अंदर दी जाती है विटामिन B6 के साथ में इसके दी जाती है, पायरिडॉक्सिन कहते हैं जिसे, ठीक है, ये इसके साथ में दिया जाता है, इसलिए पेरिफेरल न्यूराइटिस करवा देती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है, प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, प्रेगनेंसी के अंदर कभी देते हैं, और प्लस में हमेशा आयरन दी जाती है। ओरली एब्जॉर्ब नहीं होगी कभी भी, ठीक है, इसलिए इसको आयरन दिया जाता है। और ये क्या करवा देती है सर, ये जो 8th करेनियल नर्व का डैमेज करवा देती है, ठीक है, 8th करेनियल नर्व का डैमेज करवा देती है। तो ये चीज आप याद रखना, ये इसके साइड इफेक्ट बता रहा हूँ। ये थाम्बुटामोल होती है, ये क्या करती है सर, कलर परसेप्शन को खराब कर देती है बच्चे की, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस कर देती है, बच्चे पता नहीं चल पाएगा, बच्चों के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, ठीक है, बच्चों के अंदर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड बच्चों के अंदर नहीं दी जाती है। और बाकी इसके अलावा सबसे पहले रेजिस्टेंट आइसोनियाज़िड होती है, देन उसके बाद रिफाम्सिन होती है, तो ये सारा सब कुछ रेजिस्टेंट होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में, ATT के बारे में, फर्स्ट लाइन ड्रग्स के बारे में। हर पॉइंट क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा जा चुका है। देन उसके बाद में जो अपने पास में इसके सेकंड लाइन ड्रग होती है, मैं वो बता देता हूँ आपको। सेकंड लाइन ड्रग उसके अंदर क्या होता है, सेकंड लाइन ड्रग के अंदर बस आप याद रखना, इससे क्वेश्चन आते नहीं है, बाकी वैसे इसके नाम बता देता हूँ। अमीकासिन होती है, ठीक है, अमीकासिन होती है, लियोफ्लेक्स होती है, ठीक है, लियोफ्लोक्सिन होती है, मोक्सीफ्लेक्स होती है। बाकी इसके अलावा और कौन सी ड्रग्स आती है, कैप्रोमाइसिन आती है, ठीक है, नाम लिख लेना, कैप्रोमाइसिन आती है, कनायामाइसिन आती है, ठीक है, कनायामाइसिन आती है। ये सारी क्या होती है, सेकंड लाइन ड्रग होती है। और पासा जब ये काम करना बंद कर देती है, फर्स्ट लाइन ड्रग रेजिस्टेंट होती है, उस टाइम पे इनका यूज किया जाता है, पासा यूज की जाती है, पैरा अमीनो सैलिसाइक्लिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। बाकी इसके अलावा इंटेंसिव फेज के अंदर HRZE ये ड्रग दी जाती है, यानी कि 3 महीने तक दी जाती है, हफ्ते में 2 बार, ठीक है, ये वीकली बताता है, ये मंथ बताता है। इसके अंदर रिफाम्सिन हो गया, आइसोनियाज़ाइड हो गया, और पायरेनिमाज़ाइड हो गया, रिथाम्बुटामोल हो गया, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। इंटेंसिव फेज के अंदर ये ड्रग दी जाती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में, टीबी के बारे में। बाकी इसके नर्सिंग प्रिकॉशंस के अंदर मैं और बता देता हूं आपको 2-4 बातें। नर्सिंग प्रिकॉशंस के अंदर आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, एक तो पेशेंट को आइसोलेट करके रखना पड़ता है, प्लस में उसके अंदर ड्रॉपलेट मेथड को, बैरियर को रखा जाता है, बन के लेवल को, प्लस में इसके अलावा इसके अंदर क्या किया जाता है कि देखो N95 मास्क वगैरह यूज किया जा सकता है। नेगेटिव प्रेशर जो वेंटिलेटर होता है वो उसके अंदर लगाया जाता है, नेगेटिव प्रेशर क्या कहते हैं, वेंटिलेशन रखा जाता है पेशेंट के रूम के अंदर, क्लोज करके रखते हैं, आइसोलेट करके रखते हैं। और बाकी हाई कैलोरी डाइट दी जाती है, प्रॉपर तरीके से अच्छे से खाना खा सके, विटामिन सी दी जाती है, प्रॉपर पोजीशन दी जाती है, केयर दी जाती है, रेस्ट किया जाता है, कंफर्ट लेवल मेंटेन किया जाता है, एंजाइटी को दूर किया जाता है। और बाकी प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट के टाइम पे भी उसको जितने भी उसके मैनेजमेंट होता है, जैसे कि भाई उसको बाहर नहीं जाना है, ज्यादा कांटेक्ट नहीं करना है किसी लोगों से बाहर से, या फिर उसको स्प्रेड होने से प्रिवेंट करवाना पड़ता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टीबी के नर्सिंग इंटरवेंशन। आई होप आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी होगी और कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करके जाना, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके जाना, ये आपका ही चैनल है, किसी न किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो। बाकी मेरे इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं क्वेश्चंस डालता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन सभी को नमस्कार।